तक हो गया था। अब कहाँ चलेंगे? स्वर वर्ण की भेद पे चलेंगे। चलिए स्वर वर्ण लिख लेते हैं पहले। यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के तीन भेद है। कौन कौन से भेद है? एक हर्ष स्वर है, दूसरा दीर्घ है और तीसरा पल्लुत स्वर है। इन तीनों स्वरों को क्या करेंगे? बारी बारी से देखेंगे। इनके तीन भेद है। क्या क्या है? तीन भेद है। इसके तीन भेद है। पहला क्या है? हर्ष स्वर है। क्या है? हर्ष स्वर है। उसके बाद दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर। उसके बाद तीसरा क्या है? पल्लुत स्वर है। क्या है? पल्लुत स्वर। पल्लुत स्वर। पल्लुत स्वर। देखो बोर्ड पे ध्यान रखो। चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान रखो। समझ गया ना? इसीलिए अभी पढ़ रहा है तो अभी ध्यान कहाँ रहना चाहिए? अभी ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। ठीक है, तो चलो नहीं, चलते समय रोड पे ध्यान रहना चाहिए, एक पढ़ते समय बोर्ड पे। हाँ, तो चलो अब चलते हैं हर्ष स्वर की ओर। स्वर के तीन भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पल्लुत स्वर। चलिए इन तीनों को देख लेते हैं बारी बारी से। तीनों को देखेंगे बारी बारी। चलो पहला पॉइंट क्या है? हर्ष स्वर किसको कहते हैं? हर्ष स्वर किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। तो पहला बात क्या है हर्ष स्वर के? इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। लगता है। हर्ष स्वर में, हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का समय लगता है। समय लगता है। एक मात्रा दो मात्रा समय क्या है पता है ना? यानी एक मात्रा कहने का मतलब है 1 सेकंड के अंदर, दो मात्रा कहने का मतलब है 2 सेकंड के अंदर। और ये जो पल्लुत स्वर है इनके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। समय लगता है। चलो देखो, हर्ष, दीर्घ और स्वर। हर्ष में एक मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय और पल्लुत में 3 मात्रा का समय। अब देखो हर्ष स्वर कौन कौन सा है? देखो दूसरा बात, इनकी संख्या जो है 5 है। हर्ष स्वर कितना है? 5 है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या कितना है? 5 है। आगे देखेंगे तो कौन कौन सा है 5 हर्ष स्वर। चलो इनकी संख्या कितना है? 8 है। इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या 8 है। चलो उसके बाद में चलेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। ये इनकी संख्या 5 है। अब 5 कौन कौन से 5 स्वर है जो कि हर्ष स्वर है? तो देखो कौन कौन सा है? आ, ई, उ, री, उसके बाद लिरी। यानी ये जो 5 स्वर है ये क्या है? हर्ष स्वर है। आ, ई, उ, री और लिरी।
ये 5 जो स्वर है वह हर्ष स्वर है। तो हर्ष स्वर की संख्या कितना? 5 है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये लिरी नहीं आता है, हिंदी में सिर्फ 4 है स्वर की संख्या, लेकिन संस्कृत में कितना है? स्वर की संख्या 5 है। अब देखो दीर्घ स्वर कौन कौन से? 8 दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। कौन कौन सा है? आ, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ी ओ, चल, री, बड़ी री हो जाएगा, री, चलो हाँ, बड़ी री, ए, आओ। ये क्या है? ये 8 दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? 8 दीर्घ स्वर है। तो इनके उच्चारण में कितना मात्रा का समय लगता है? हर्ष के उच्चारण में 1 मात्रा के समय लगता है। इनकी संख्या कितना है? 5 है। वह कौन कौन सा है? अ, ई, उ, री और लिरी। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या कुल कितना है? 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, कुल 8 है। चलो अब देखो पल्लु स्वर, इनके उच्चारण में क्या लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है और इनका प्रयोग जो है पुकारने में किया जाता है। पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। इनका प्रयोग पुकारने या इनका प्रयोग पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। चिल्लाने में किया जाता है या जाता है। देखो संस्कृत में स्वर के बाद क्या आता है? इसमें स्वर के बाद स्वर के बाद मतलब यानी जो बोलते हैं, जो ध्वनि बोलते हैं वो स्वर के बाद जो है ये चिन्ह लग जाता है। स्वर के बाद इस चिन्ह का, ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में जो है पल्लुत को दर्शाने के लिए ऐसा चिन्ह होता है, 3 के जैसा ऐसा खींच के ऐसा चिन्ह होता है पल्लुत को दर्शाने के लिए। जैसे संस्कृत में लिखते हैं, एग्जाम्पल देखो, पल्लुत को दर्शाने के लिए तो ओम ऐसे लिखते, ओम, ओम ऐसे होता है, ओम। ये क्या हुआ? ओम। पल्लुत के दर्शाने के लिए जैसे कृष्णा, पल्लुत को दर्शाना है तो कृष्णा, इसके बाद क्या लगेगा? ई वाला चिन्ह लग जाएगा। तो ये चिन्ह जहाँ पे ही आएगा वो क्या समझेंगे? क्या है? पल्लुत स्वर है। क्या है? पल्लुत स्वर है। तो अब तीनों क्लियर है। हर्ष स्वर, इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक, इनकी संख्या 5 है। ये 5 है। दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। कुल संख्या कितना है? 8 है। पल्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। उसका प्रयोग कहाँ होता है? पुकारने या चिल्लाने में होता है। और लास्ट में स्वर के बाद क्या किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? उस चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है? मूल स्वर। हर्ष स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मूल स्वर। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर या कहे तो एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? 2 मात्रा का समय लगता है। इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में क्या लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं
इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, स्वर भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? स्वर क्लियर हो गया है। अब इनको क्या करो, नोट कर लो, लिख लो। चलो, जो नहीं लिखा है लिख लो। यहां तक देख लिया। इनके अलावा एक और देखो, क्या देखो, इनके अलावा एक होता है संयुक्त स्वर। इन्हीं यहाँ जो ए ओ है, इस 4 को जो है संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये 4 जो है इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा संयुक्त स्वर को भी। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कहते किसको है? जो 2 स्वरों के मेल से बना हो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। जो वर्ण 2 स्वर के मेल से बना हो, जो वर्ण 2 स्वर के मेल से बना हो, मेल से बना हो उसे, हाँ, जो वर्ण जो है 2 स्वर के मेल से बना है, यानी 2 स्वर वर्ण के मेल से बना हो, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर, इनके अंतर्गत 4 आता है। कौन कौन सा 4 आता है? ए, ऐ, ओ और औ आता है। ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ आता है। हाँ, इनकी संख्या कितना है? 4 है। यानी कहे तो वैसे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, और एक भाग जो है इसको संयुक्त स्वर में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब संयुक्त स्वर, ये जो ए है, ये 2 स्वर के मेल से बना है। किस किस स्वर के मेल से बना है यहाँ समझो। ये जो ए है वह इस स्वर के मेल से बना है, अ प्लस ई के मेल से बना है। अ प्लस ई के मेल से क्या बन गया है? ए बना है, ए। तो अ प्लस ई, यानी ये इन 2 स्वर के मिलने से इस स्वर का निर्माण हुआ है। अ प्लस ई के मिलने से क्या हुआ है? ए का निर्माण हुआ है। दूसरा देखो क्या है? ऐ, तो अ प्लस ए के मिलने से ऐ बना है। अ प्लस ए के मिलने से ऐ बन गया है। ठीक है, तीसरा देखो ओ, देखो अ प्लस उ के मेल से बना है। अ प्लस उ के मेल से अ बना है। ठीक, अब अ प्लस ई ओ के मेल से अ बन जाता है। क्या बन जाता है? अ बन जाता है। तो ये 4 क्या है? ये 4 संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। क्यों संयुक्त स्वर है? देख लिया, क्योंकि ये जो है स्वर 2 स्वर के मिलने से बना है। अ प्लस ई के मिलने से ए बन गया है, अ प्लस ए के मिलने से ऐ बन गया है, अ प्लस उ के मिलने से ओ बना है, अ प्लस ओ के मिलने से ओ बन जाता है। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। अब स्वर वर्ण का पूरी कहानी समाप्त है यहाँ से। अब चलेंगे व्यंजन वर्ण की ओर। तो यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लो। स्वर वर्ण देख लिए, अब चलो व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन वर्ण होता क्या है, किसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है, स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़े उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन कहा जाता है। स्वर क्या होता है? जो अपने आप में बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो चलो व्यंजन वर्ण देखो क्या है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, बोले
जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखो व्यंजन वर्ण का एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण है क, यहाँ जैसे समझिए क, ये जो क है, क ध्यान से समझो, क, च, म, मो को हटाओ, अनुनासिक में भी आ जाता है। जैसे ज, ये जो क है इसमें अ भी है, क के साथ क्या आ रहा है? अ भी आता है। ये जो क बना है यह कैसे बना है? क प्लस अ के मिलने से बना है। क प्लस अ के मिलने से पूरा क बनता है, ठीक है। यानी इसमें अ क्या है? अ छिपा हुआ है। ये स्वर क्या है? छिपा। इस व्यंजन में ये क में अ क्या है? छिपा हुआ है। इस व्यंजन में क्या है? ये स्वर छिपा हुआ है। इसी प्रकार इस च में च प्लस अ मिलने के बाद ही बनता है, समझ गया? यानी ये अ जो है, ये जो स्वर है, यह स्वर इसमें क्या है? छिपा हुआ है। स्वर क्या है? छिपा। इस क में जो है अ भी छिपा हुआ है। क का उच्चारण किसके सहायता से हो रहा है? अ की सहायता से हो रहा है। ये स्वर की क्या कर रहा है? सहायता ले रहा है। चलो देखो, यहां तक हो गया। उसी प्रकार ज में भी क्या होगा? अ छिपा हुआ है, ज प्लस अ, ठीक। अ क्या है? छिपा हुआ है। चलो व्यंजन वर्ण समझ लिए। अब चलेंगे इनके भेद पे, व्यंजन वर्ण के भेद पर। इनकी भेद की बात करें, व्यंजन वर्ण की भेद की बात करें, व्यंजन वर्ण को 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। व्यंजन वर्ण को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। देखो वो 3 कौन कौन सा है? पहला तो है कौन? पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। चलो दूसरा हो जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हो जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। देखो अब बारी बारी से चलेंगे इनके भाग पे। इससे पहले थोड़ा सा समझ लो, तब चलेंगे बारी बारी। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है? जीवा, जो जीव है, जीव, वह मुख के अन्य भागों में क्या करता है? अन्य भागों से टकराता है। क्या होता है? अन्य भागों से टकराता है, उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में क्या होता है? मुंह की जो वायु है, हवा, वह अंदर ही रह जाता है, उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण में वायु क्या हो? बाहर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका एक जैसे लेके अभी हम समझाते हैं। इसका हो जाता है क भी आता है, इसमें ख भी आता है, अंतस्थ में य आता है, य, र, ल, व आता है। इसके बाद उसमें क्या आता है? तालम स आता है, मूर्धांत स भी आता है, दांत स भी आता है, ह आता है। ठीक, तो देखो पहले अंतस्थ व्यंजन समझो। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? जो वायु होता है, मुंह का वायु होता है, वह अंदर ही रह जाता है। जैसे बोलो य, ऐसे करके हाथ आगे करो, य, हवा निकल रहा है मुंह से, य। अब बोलो ह, बोलो ह, हवा निकल रहा है मुंह से, बढ़िया से आराम से
यो में नहीं निकलेगा, आराम से बोलो यो यो बोलो ह। देखो ह में क्या हो, ह में पूरी तरह से हवा निकलता है। क्या होता है? ह में पूरा हवा निकलता है। जैसे स में भी निकलेगा। ये इनकी उष्ण व्यंजन की संख्या ये 4 है। इन चारों के उच्चारण में हवा बाहर निकलेगा और इस चारों के उच्चारण में हवा जो है बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। उसके बाद देखो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, इनके उच्चारण में जो है जी जो है मुंह के अन्य भागों से क्या होता है, टकराता है। जैसे क, बोलो क। देखो जीभ जो है अन्य भाग में भी टकराता है, बोलो य। तो जीभ की स्थिति देखो, बोलो क। तो क में क्या होता है, जीभ जो है मुंह के अन्य भाग से भी टकराता है, उसी के जगह य बोल के देखो तो पूरा भाग से नहीं टकराएगा। य बोलो य। जीभ पे ध्यान दो, जीभ कहाँ है? क। जीभ कहाँ कहाँ जाता है उसको ध्यान दो, क य। इसमें क्या होता है, जीभ जो है मुंह के अन्य भागों से टकराता है। ठीक है। तो चलो अब चलेंगे। हाँ, अल्लाह शांत करो। अब चलते हैं बारी बारी से, पहले स्पर्श व्यंजन को पूरी तरह से समझ लेते हैं तब चलेंगे। चलो देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? वे व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में या जिनकी उच्चारण में, वे व्यंजन वर्ण जिनकी उच्चारण में, जिनकी उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा अर्थात जीभ, जीवा अर्थात क्या, जीभ मुंह के या मुख के, वही हुआ मुख के अन्य भागों से, मुख के अन्य भागों, मुख के अन्य भागों में टकराती है, टकराती है, मुंह के अन्य भागों में टकराती है, उसी को क्या कहते हैं? उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, कहते हैं। यानी वे व्यंजन वर्ण जिनकी उच्चारण में जीवा क्या होता है, मुख के अन्य भागों में क्या होता है, टकराता है। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी क्या करती है, वे व्यंजन वर्ण जिनकी उच्चारण में जीवा मुख के अन्य भागों में स्पर्श करती है या कहे तो टकराती है या स्पर्श करती है, वही क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग का अर्थात जानता है, क वर्ग का अर्थात जानता है ना, क ख, सब में हलंत लगाना है। ठीक है। ये संस्कृत है, हलंत लगाना है। ग, घ, अंग। ठीक। और आ जाता है च वर्ग। क्या आता है? च वर्ग आता है। उसके बाद त वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, ट वर्ग। उसके बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग। और क्या आता है? प वर्ग भी आता है, प वर्ग, प वर्ग यहाँ दिखाई पड़ता है ना। चलो प वर्ग आता है। तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग पूरा आ जाता है, पांचों वर्ण इसका। च वर्ग के अंतर्गत भी पूरा आ जाएगा, च, छ, ज, झ, ञ पूरा आ जाता है, पूरा आ जाता है। ट वर्ग के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पूरा ट, ठ, ड, ढ, न क्या आ जाता है? पूरा आ जाता है। पहले यहाँ देखो तब नोट करना है। त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत पूरा आ जाएगा, क, ख, द, ध, न।
पवर्ग के अंतर्गत पूरा आ जाएगा प, फ, ब, भ और म। चलो देखो, अब यहाँ पहले समझो तब लिखना है। ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इन सभी कवर्ग से लेके पवर्ग तक इनके सब का जो लास्ट का वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है, यहाँ देखो इसका अंग, अंग, य, और इसका न, इसका भी न और इसका म। यानी कि ये तो सबका लास्ट वर्ण, जैसे अंग हो गया, य हो गया, उसके बाद न हो गया, उसके बाद न भी हो गया, उसके बाद म हो गया। इसको जो है अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। देखो अनुनासिक व्यंजन क्यों कहते हैं? पहले इधर ध्यान दो। अनुनासिक व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से होता है। जैसे नाक को बंद करो, ऐसे करके नाक बंद करो, बोलो बां बां बां, बोलो, सही से आवाज निकलता है। नाक क्या करता है? नाक पूरा वाइब्रेट करता है। नाक को बंद करो और बोलो मां ना, या वही नाक बंद करके बोलो क, देखो नाक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क का पूरा उच्चारण हो रहा है ना, वही नाक बंद करके मुंह का उच्चारण होता है? नहीं होता। इन सब का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? नाक से हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। आप चलो यहाँ तक अब क्या करो, नोट कर लो, और जो है अगले क्लास के लिए अब रहने दो। ठीक, अब अगले क्लास में देखेंगे अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन को देखेंगे। चलो यहाँ तक नोट कर लो। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।